आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई बताएगा? कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में? कहाँ तक हो गया था हमारा? ओके, मतलब आज से हमें क्वेश्चन शुरू करने थे ना। थ्योरी हमने बेसिक थ्योरी देख चुकी थी, राइट? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ, ये 10th का ही क्वेश्चन है। 10th में तुमने सबने किया होगा। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। If in an AP the pth term is 1 by q, अगर pth टर्म तुम्हें 1 by q देते, किसी भी एक एपी में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एंड qth term is equal to 1 upon p, okay, then find p plus qth term। तुम्हें p plus qth टर्म निकालनी है, ठीक है। ट्राई करो एक बार, सभी ट्राई करो। अगर pth टर्म 1 अपॉन q है, qth टर्म 1 अपॉन p है, तो p प्लस qth टर्म क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन, जरा समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सभी को पता है? कर रहे हो सॉल्व? ठीक है, ठीक है, करो। चलो मैं भी करते जाता हूं साथ में, ठीक है। सबसे पहला है कि pth टर्म हमें 1 अपॉन q दी हुई है, ओके, मतलब tp 1 बाई q के बराबर है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a बोल देता हूं। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे अब थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। है? बाकियों को भी ब्लर दिख रहा है? हाँ हाँ, नहीं सर, क्लियर है। ठीक, ठीक है, ठीक है। रीजॉइन कर लो। हाँ हाँ, नेट का इशू होगा तुम्हारे, ठीक है। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। pth टर्म तुम्हें दी हुई है 1 बाई क्यू, qth टर्म तुम्हें दी हुई है 1 बाई p, दोनों लिख लिया। फर्स्ट टर्म को a माना, कॉमन डिफरेंस को d माना, क्योंकि हम एक ही एपी में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हाँ बोलो। बिल्कुल भी नहीं, क्यों करेंगे ऐड? हमें बेसिकली a और d निकालना है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्योंकि a और d दो अननोन है। अब दो अननोन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऑब्वियसली a को सब्ट्रैक्ट करके d डायरेक्ट निकल रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई p,
ए कैंसिल हो गया, p माइनस वन टाइम्स ऑफ डी माइनस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, p माइनस क्यू टाइम्स ऑफ डी माइनस डी और प्लस डी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी एलसीएम ले लो, p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू टाइम्स ऑफ डी। p माइनस क्यू हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। दूसरा तो d किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू। और अगर d निकल गया तो क्या करोगे, अब d के बाद किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें और इसमें। तो मान लो अगर अपन ऊपर वाले टर्म में रख देते हैं, तो 1 बाई क्यू इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, d हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। ये आ गया, ठीक है। हमें a निकालना है, तो 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस वन टाइम्स ऑफ 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन क्यू माइनस, अलग अलग करता हूं तो 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0, और 0 नहीं सॉरी a, सर ए आई सर ये आएगा। तो जरा देखो a भी 1 अपॉन पी क्यू आया क्या तुम्हारा, चेक करो। d भी 1 अपॉन पी क्यू आ रहा है, a भी 1 अपॉन पी क्यू आएगा, और ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अब क्या करेंगे, a आ गया, d आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें p प्लस क्यू एक टर्म निकालनी है, tp प्लस क्यू। तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ओके। तो tp प्लस क्यू क्या हो जाएगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो a हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ d, d भी मेरा 1 अपॉन पी क्यू है। तो 1 अपॉन पी क्यू माइनस ये चले जाएगा, देखो क्या आ रही है वैल्यू, आंसर बताओ। और एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क, बोलो। बोलो करेक्ट है जो मैंने लिखा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, सोच के बताओ। और अगर सही है तो हमसे जो p प्लस क्यू टर्म पूछी है क्या आएगी बताओ, बोलो जल्दी। 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। बिल्कुल सही, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज द आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है जो तुम्हें याद रखना है, ये तुम याद भी रख सकते हो ऐसा स्टेटमेंट, ओके। पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखना है वो है TPQ। जरा TPQ बताओ तो क्या होगा इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता तो, रिमेंबर मैं क्वेश्चन में भी लिख देता हूं कि तुम्हें TPQ भी निकालना है, ऐसे SPQ SP प्लस क्यू वगैरह भी सब तुम निकाल सकते हो, कॉमा PQth टर्म भी निकालनी है। और PQth टर्म तुम्हें याद रखने में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोलो TPQth टर्म क्या बनेगी, a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ए और डी दोनों 1 अपॉन पी क्यू है, तो पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन टाइम्स 1 अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है जी बेटा 1, पी क्यू अपॉन पी क्यू 1 हो जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन पी क्यू। हाँ सर, हाँ। तो टी पी क्यू आ गया मेरे पास 1। तो तुम्हें ये स्टेटमेंट याद रखना है, कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है, इफ TP 1 by Q है, कॉमा TQ 1 by P है, देन TPQ होगा 1। ये वाला भी याद रख सकते हो, बट जनरली ये ज्यादा यूजफुल है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये स्टेटमेंट आता है, और ये किसका है, ये कौन से टाइप के सीरीज की बात कर रहे हैं हम, एपी में, इन एपी। क्या तुमने इस टाइप का करा था 10th में क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं बेटा 10th में क्वेश्चन, ये 10th के आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, तुम देख लेना 10th की आरडी शर्मा ओपन करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि अगर शुरुआत करनी है तो क्यों ना अपन 10th के कोई क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत में, तो ठीक है। ये तुम्हें याद रखना। क्वेश्चन कैसे आते हैं तो देखो इधर, अगर तुमसे कोई बोल दे कि t ऑफ 10 1 by 20 है, t ऑफ 20 तुमने करे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन 10th में, 1 by 10 है, तो t 200 क्या होगा, 1। एग्जाम्पल, ठीक है। t ऑफ 10 1 by 20, t ऑफ 20 1 by 10, तो t ऑफ 200 हो जाएगा हमारा क्या, t ऑफ pq 1। एनी डाउट एनी वन,
यू कैन आस्क। देख सकते हो सभी जो हमने करा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक जो दिया था उसको रखा। दो ही तो अननोन थे, एपी में कितने अननोन होते हैं? दो बेसिक, एक कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म, और दो इक्वेशन इसलिए मिनिमम देना जरूरी है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लिया हमने, फिर उसके बाद हमने ए और डी निकाल लिया, और फिर ए और डी की वैल्यू को हमने टीपी प्लस क्यू और टीपी क्यू में रख दिया। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, बोलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो लिखना इफ, बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने वाले हैं अब अपन पूरे हफ्ते भर में। ठीक है, इफ सम ऑफ n terms of a series is Sn is equal to 5n square plus 3n, ठीक है, फुल स्टॉप, फाइंड nth term and type of the series. If the sum of n terms of the series is Sn is equal to 5n square plus 3n, full stop, find the nth term and the type of the series. ठीक है, तो क्या मैंने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हें दिया था कि अगर तुम्हें सम दे दे और Sn minus Sn minus 1? बिल्कुल सही, s of n minus s of n minus 1 होता है tn, ये मैंने फर्स्ट डे दिया था। बस तुम्हें पिछले दो क्लास की थ्योरी पढ़नी है, सब क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, s of n minus s of n minus 1 is equal to tn, ये हमें पता है। वैसे तो और भी तरीके मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। तो tn निकाल सकते हो, nth टर्म हमें निकालनी है 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये तो हमारा Sn हो गया, माइनस s of n minus 1 का मतलब होता है जहां जहां भी n है। ठीक है, तो वो होल स्क्वायर अलग होगा, n स्क्वायर माइनस 1 मत कर देना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ n की जगह 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, ये हो गया। कोई बच्चा मुझे सॉल्व करके देगा कि ये भी मैं सॉल्व करूं तुम्हारे लिए? tn निकालो और बताओ क्या आ रहा है, बस सॉल्व ही करना है तुम्हें। सर आपने 3 के साथ n+1 क्यों लिखा है? ओ ओ ओ ओ ओ कोई नहीं, ये लो। ठीक है, 1 - 1 ही था, बोला सही था, लिखा गलत था। tan n minus 2। tan n minus 2, सभी का यही आ रहा है, जवाब दो। tan n minus 2 चेक करो, सभी को सॉल्व करना है, करेक्ट सॉल्व करना। आप माइनस प्लस का ध्यान रखना, या फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन तुम करो। ठीक है, tn आ जाएगा tan n minus 2, तुम क्रॉस चेक कर लेना। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप की सीरीज है, तो जरा एक बार अपन t1 निकाल के देखते हैं, t2 निकाल के देखते हैं, t3 निकाल के देखते हैं, t4 निकाल के देखते हैं, बस काफी है। t1 कितना होगा 8, 2 कितना होगा 18, 3 30 - 2 28, 4 38। तुम ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस d फिक्स है और वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, मतलब ये किस टाइप की सीरीज होगी हमारी? एपी सीरीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने सम से निकाला और फिर हमने देख लिया। हाँ बोलो सर, ये तो हम डायरेक्टली उसमें n अगर सब्स्टिट्यूट करते तो आ रहा था ना, t1 t2 हाँ, t3। बिल्कुल, मैं अब वही तुम्हें बता रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। ये तो एक वे हो गया।
अब मैं तुम्हें दो चीज और बोलने वाला हूं। पहले तो इसका अल्टरनेट तरीका, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका मैंने बताया कि जहां बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो ये बेसिक सब्जेक्टिव मेथड है हमारे। अब देखो देयर इज वन मोर मेथड जो बोर्ड में भी एप्लीकेबल है। अगर मैं निकालता हूं n को 1 रखता हूं तो s1 मुझे मिलेगा, वो आएगा 5 + 3 which is equal to 8। 5 + 3 equals to 8। अब जरा मुझे बताओ s1 को क्या मैं फर्स्ट टर्म बोल सकता हूं t1? एक टर्म Yes, sir. वही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैं अब n equals to 2 रखता हूं इसमें तो मुझे क्या मिलेगा? s2 मिलेगा। पर s2 बेसिकली क्या होता है? t1 + t2, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 2 = 4, 4 4 = 20, 20 + 6 कितना हो जाएगा? 26, 26। तो t1 + t2 26 आएगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे t2 मिल जाएगा कितना? 18। ऐसे तुम आगे भी निकाल सकते हो एंड ऑल, तुम चेक कर सकते हो। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, बस सम में जब रखते जाओगे ना, जैसे S3 में पूछता हूं n = 3 तो t1 + t2 + t3 मिलेगा। ये तो एक खैर स्टैंडर्ड तरीका मैंने बता दिया। जनरल टर्म कैसे निकाला, डायरेक्टली टर्म का, ये भूलना मत, ये वाले भी मेथड मत भूलना। एक पॉइंट और अब तुम्हें जनरलाइज याद रखने को बोल देता हूं कि एपी टाइप की सीरीज में, एक सेकेंड बेटा, एपी टाइप की सीरीज में Sn का फॉर्मूला की जनरल टर्म ये होती है an² + bn, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका मतलब टाइप ऑफ सीरीज जब यहाँ पे पूछा गया था तो क्या मैं डायरेक्ट इसको जज करके, ये एनालाइज करके एपी जीपी एचपी में से एपी टिक कर सकता था? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल कर सकता था। Yes, तो ये sir. तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी एपी सीरीज की Sn का जनरल फॉर्म होता है an² + bn, ये तुम्हें भूलना नहीं है। अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे? ये हो गया, जो भी पूछना है पूछो। बेटा आवाज कुछ भी नहीं आई मुझे क्लियर, वापस से बोलो। बेटा n को 1 रखते तो s1 होता है। ठीक है, s1 का मतलब पता है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं t1 + t2, टर्म और सम का अगर तुम्हें डिफरेंस पता है तो तुम्हें सेकंड मेथड आराम से समझ में आ जाएगी। s1 का मतलब होता है एक टर्म का सम विच इज t1। s2 का मतलब होता है जब मैं n को 2 रखूंगा यहाँ पे तो मुझे दो टर्म्स का सम मिलेगा, और अगर इन दोनों टर्म्स में t1 + t2 आ गया, t1 आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड टर्म मिल गई, सिमिलरली थर्ड टर्म निकाल लेंगे तो ये टर्म्स ऐसे ही आने वाली है। और इन टर्म्स से हमें फिर जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एपी दिखेगा तो एपी के जनरल टर्म तुम्हें लिखना आती है a + n - 1 * d। ठीक है, और टाइप ऑफ द सीरीज हो गया एपी। बट अगर डायरेक्ट टर्म का फॉर्मूला पूछे तो s(n - s(n - 1) कर लो, उससे डायरेक्ट आएगा, वो भी एक तरीका है। मैंने दोनों तीनों वे तुम्हें बता दिए। और एपी का जनरल सम का फॉर्मूला होता है an² + bn। Can we proceed further to the next question of today? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Okay. धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने ट्रिगो चैप्टर पढ़ चुका है तो क्यों ना ट्रिगो और एपी को हम दोनों को मर्ज करते हैं साथ में। ध्यान से समझना। इफ a1, a2, a3 up to an जो भी है आर इन एपी, तो मैं ये एपी में दे दिया है विथ कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तुम्हें डी के बराबर दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ, तुम्हें वैल्यू निकालनी है साइन डी इंटू 1/sin a1 sin a2। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1/sin a2 sin a3 प्लस 1/sin a3 sin a4, आखिरी 1/sin an - 1 sin an। पर कई बार एग्जाम में ये ना देते हुए और ऐसा भी पूछ सकते हैं, साइन डी cosec a1 cosec a2 प्लस cosec a2 cosec a3 एंड सो ऑन cosec an - 1 cosec an। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकते हैं। ये दोनों टाइप के पार्ट हो गए। ठीक है,
करेंगे कैसे, अब वो मेन पॉइंट है हमारा। सर हाँ बेटा बोलो। साइन डी ब्रैकेट में। हाँ हाँ ये पूरा ब्रैकेट में ना साइन डी, दोनों लिख सकता हूँ, 1 साइन को कॉसेक लिखते हैं, जनरली बताओ ये देते हैं, पर अगर ये भी स्टेप देते ना तो भी तुम्हें स्टेप के बाद कौन सी स्टेप लिखनी पड़ती, फर्स्ट वाले। क्यों? क्योंकि हम कॉसेक में कभी भी फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब साइन में आती है सब टर्म्स तो हम थोड़ा फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन कॉस में ज्यादा फॉर्मूलेस पता है बजाय कॉसेक में। इसलिए फर्स्ट स्टेप अगर कॉसेक में देते भी तो हम पहले साइन में बदलते हैं। इतना क्लियर है सबको जो मैंने स्टेटमेंट बोला? यस और नो बोलो Yes, जल्दी। sir. इसके बाद अब मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? साइन डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ साइन डी को। अभी मान के चलो ये वाली मेन सीरीज है, साइन डी को तो अपन बाद में देख लेंगे, ये वाली सीरीज है। क्या ये जो एंगल्स चल रहे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मतलब जो ये A1 A2 चल रहे हैं, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ AP में भी है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब A1 के बाद Yes, A2 आ sir. रहा है, A2 के बाद A3 आ रहा है, और ये AP में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो अब एक मैं बहुत बेसिक पॉइंट तुम्हें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कि whenever angles are in AP, अगर एंगल्स हमारे AP में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, whenever angles are in AP, ठीक है, we will, क्योंकि A1 A2 तुम्हें एग्जाम में थोड़ा देंगे, तुम्हें तो ऐसे देंगे 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री, तो ये AP वेपी कुछ नहीं लिखेंगे, तुम्हें सोचना है क्या 2 4 6 हमारा AP में है? अगर एंगल्स वैसे देते तो A1 A2 दे देते, A2 4 डिग्री दे देते तो, यस और नो? 2 डिग्री 4 Yes, डिग्री sir. 6 डिग्री, ठीक है? Yes, तो sir. जब कभी भी साइन के अंदर जो एंगल्स रखे अगर वो AP में तुम्हें गिवन है तो वी विल ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जो भी उन एंगल्स का डिफरेंस हो गया, जैसे कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। ये तुम्हें हमेशा याद रखना है, हमेशा, ठीक है? ऑल्सो एक पॉइंट और याद रखना है, देयर शुड बी 2 साइन और 2 कॉस इन ईच टर्म, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब यहां अगर दोनों साइन ये जो चल रही है हर एक टर्म में, ये ना होते हुए कॉस दे देते, कॉस A1 कॉस A2, तो भी क्या करते हैं? सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस याद रखना, कॉस ऑफ कॉमन डिफरेंस मत कर देना, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से ही करना है। यहां पे और लगा है ना, अगर 2 साइन हो हर एक टर्म में या 2 कॉस हो, तुम्हें क्या करना है हमेशा? बोलो सभी, बोलो, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी सी देर में। अगर दोनों साइन में चले या दोनों कॉस में चले एंड एंगल्स आर इन AP, और एक सीरीज दी हुई है, मैंने सभी कंडीशंस तुम्हें दे दी है, तभी तुम्हें वो यूज करना है, ओके? जैसा कि यहां पे अब हमें दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D मान ले, क्वेश्चन में गिवन ही है D, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? बोलो, गिवन एक्सप्रेशन को साइन D डी से। साइन D से, नॉट D से, साइन डी से। साइन D से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे, सभी जगह कर दिया। उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहली टर्म की वो साइन D, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट ही हो जाएगा। कैंसिल। नहीं भी देते तो आखिरी तक साइन D चलता हमारा, ठीक है? आखिरी तक साइन D चलता हमारा, और आंसर में भी साइन D की टर्म्स में ही होता, तुम वो बेफिक्र रहो, ठीक है? ये A2 A3, ये A3 A4 अप टू साइन D अपॉन साइन AN माइनस 1 साइन AN, ये और ये कैंसल। अगर साइन D प्रोडक्ट में नहीं भी होता तो हमारा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन D चलते रहता। अब इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हमने साइन D को अंदर लिया? ध्यान से सुनना, क्या हम पहले वाले D को A2 माइनस A1 लिख सकते हैं? जवाब दो। सिमिलरली दूसरे वाले D को A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, A3 - A2, और ऐसे हम A4 माइनस A3 लिख देंगे,
और आखिरी का an माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो अब अगर अपन फर्स्ट टर्म देखते हैं इसकी, फर्स्ट टर्म, क्योंकि सब नहीं लिखेंगे, फर्स्ट में जो बनेगा तो आगे पैटर्न बन जाएगा। बताओ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a2 cos साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन माइनस cos a2 sin a1 होल अपॉन में sin a1 sin a2। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। कि हमने कोई ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ी टर्म कैंसलेशन वाली, टर्म कैंसिल हो जाती है सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम अगर रहता है तो हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है मैथ्स में, ट्रिगो में, तुम ध्यान देना तो तुम्हें याद आएगा कि टर्म कैंसिल आउट होती है। देखो हम इसीलिए ये सब कर रहे हैं। क्या कोई टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हुई? सेपरेट करो, सेपरेट करो, सेपरेट करो। आता है ना सेपरेट करना सबको? a माइनस बी अपॉन में ए बी टाइप का होता है तो इसको 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए लिखते हैं, वैसा ही। तो सेपरेट करोगे तो साइन a2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा बताओ? साइन a2 कैंसिल होने के बाद cos a1, कॉस ए वन सेपरेट करूंगा इसको अलग और इसको अलग, तो साइन a2 कैंसिल हो जाएगा तो cos a1 अपॉन साइन a1 बन जाएगा cot a1। cot a1। अगर नीचे सब cos में चलते हैं, ध्यान देना, साइन a1 साइन a2 साइन a2 साइन a3 नहीं होता, cos में चलते तो tan a2 बचता शायद, या tan a1 बचता, ऐसा कुछ बचता। ठीक है, तब 10 में आ जाएगा अपना। अभी तो हमारा cot में चलेगा। मतलब क्या रिपीट करना है बोलो? सेपरेट करा मैंने बस। अरे सेपरेट कैसे करते? मतलब मैं कॉट बन जाएगा ना cos अपॉन साइन। तो सिमिलरली दूसरे में साइन a1 कैंसिल हो जाएगा तो cos a2 अपॉन साइन a2 बन जाएगा cot a2। तो पहली टर्म जो थी हमारी फर्स्ट टर्म वो बनी cot a1 माइनस cot a2। एनी डाउट इन राइटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? और अगर फर्स्ट टर्म समझ में आ गई तो मेरे सर a1 बचेगा और an बचेगा। हाँ बिल्कुल सही, ये हमने टर्म कैंसिलेशन पहले देखा हुआ है। देखो मैं लिख के बताता हूं फिर भी। ये बचा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? सिमिलरली cot a2 माइनस cot a3 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। आखिरी बोलो cot an माइनस 1 माइनस Cot an। ये हो गया। ठीक है, तो जरा देखते हैं इससे क्या बेनिफिट मिला। ये टर्म कैंसल, ये कैंसल, सब कैंसल। स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म बच गई तो एंड की क्या बचती है? हमेशा लास्ट टर्म। क्यों? तुम देख सकते हो जो सेकंड टर्म हर एक की रहेगी वो आगे वाले से, नेक्स्ट वाले से कैंसल आउट होती है। तो ये वाली नेक्स्ट वाले से कैंसल आउट होने वाली थी और ये पहले वाले से कैंसल हो गई है, तो ये तो बच गई क्योंकि इसके आगे कोई और टर्म है नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? पूरी सीरीज क्रैक हो गई और हमें मिला cot a1 माइनस cot an। इसके बाद अब जनरली ना आंसर इस फॉर्म में देते नहीं है, तो जरा, क्योंकि साइन कॉस, साइन किस में था आंसर? वो क्वेश्चन किस में था? साइन या कॉजेक में था। ठीक है, तो हमें भी आखिरी आंसर उसी में ही कन्वर्ट करना है। जनरली याद रखना, ऑप्शन में वैसे ही देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में हमें कोई ज्यादा देर थोड़ी ना लगेगी। cot a1 क्या होता है? cos a1 अपॉन sin a1, cot an अपॉन sin an, ये आ गया। उसके बाद क्या तुम एलसीएम ले सकते हो? तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? sin an cos a1 माइनस sin a1, ये cos है, cos an अपॉन में sin a1 sin an। क्या न्यूमरेटर को कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल, sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर तुम इसको a बोलो, इसको b बोलो, तो ये मेरा बनेगा b, ये बनेगा मेरा a। तो sin a cos b माइनस cos a sin b। किसी का माइक ऑन है बेटा? बंद करो। साइन ऑफ a माइनस b मतलब बन गया ये an माइनस a1 अपॉन में sin a1 sin an, ये आ गया। इसके बाद ना हमें पता भी है क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से? an को ऐसा लिख के a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin an को क्या लिख सकता हूं? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 अपॉन में sin a1 sin an। तो a1 तो कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली जो मुझे फाइनल, जिससे ज्यादा मैं अब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं,
अल्टीमेटली जो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा वो ये लिखूंगा, साइन ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ d, a1 तो कैंसिल हो गया, अपॉन में भी कुछ नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि जनरली कॉजेक में दिया रहता है, वैसे तो वो लिख सकते हैं, इनटू कॉजेक a1 कॉजेक an। इससे ज्यादा हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम। बाकी तो तुम्हें डी भी दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे एंगल्स, तुम्हें ऐसे एंगल्स देंगे साइन या कॉजेक के साथ जो एंगल्स एपी में चलेंगे, तो ये कुछ भी अननोन में नहीं रहेगा आंसर, याद रखना। तो दिस वाज द, एक ही मिनट, दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूं एक बार हर एक पॉइंट को, क्योंकि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है कि मान लो अगर कोई एक ऐसी सीरीज दे दे जिसके सभी एंगल्स जो चल रहे हैं, याद रखना फर्स्ट टर्म में भी दोनों साइन है, दूसरे टर्म में भी दोनों साइन है, तीसरे टर्म में भी दोनों साइन है, एंड सो ऑन, या पहले टर्म में भी दोनों कॉस है, दूसरे टर्म में भी दोनों कॉस है, तीसरे टर्म में भी दोनों कॉस है, एंड सो ऑन, और एंगल सब कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं, मतलब a1 के बाद a2 आएगा, a2 के बाद a4 नहीं आ सकता, a2 के बाद a3 आएगा, एंड सो ऑन। और जो ये एंगल्स चल रहे हैं बेसिकली तुम्हें याद रखना दैट शुड बी इन व्हाट, एपी। अगर वो एपी में है तो हम उस एपी वाले एंगल्स जो हमारे चल रहे हैं उनके कॉमन डिफरेंस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हमेशा। अगर ये नहीं भी दिया होता, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में तो ये हिंट दे दी, किसके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते सब में, बट ये देते नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं देंगे, ये तो आसान बनाने के लिए और कैंसिल आउट करने के लिए दिया हुआ था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही मैंने तुम्हें समझाया, कैंसिल आउट होने दो। नहीं होता तो अपॉन में आखिरी में आंसर में क्या बचती है, एक टर्म और, अपॉन में साइन डी, वो चलता आखिरी तक चलता वो साइन डी, ठीक है। अब पहले वाले साइन डी के डी की जगह a2 माइनस a1, दूसरे वाले डी की जगह a3 माइनस a2, ये सब लिख दिया। क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जो दो एंगल है उसी के फॉर्म में ऊपर लिखा, क्यों, ताकि जब हम उसको एक्सपांड करेंगे साइन a माइनस b वगैरह से, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब हमने एक्सपांड करा और हर टर्म को जब तुम एनालाइज करोगे, सेपरेट करोगे, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो बच जाएगी वो मेरी कॉट हो जाएगी, दूसरी कॉट में, इस टाइप से कॉट a2 था ये, ठीक है। सिमिलरली दूसरी टर्म में क्या बचता, कॉट a2 माइनस कॉट a3। अब वो तुम देख सकते हो, पैटर्न तुम्हें सबको समझ आता है, और जब जैसे ही लिखा तो अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म बचती है तो एंडिंग से लास्ट बचती है, क्यों, वो मैंने बता दिया। फिर ये भी मेरा आंसर है, दिस इज ऑल्सो माई आंसर, बट मैंने उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, कॉस साइन में बदला, एलसीएम लिया, साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, an फिर से an और a1 में एक रिलेशन होता है, ये हमें पता है क्योंकि एक एपी में है एंगल, सब एंगल्स एपी में, तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करा 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 और ये आ गया। और जनरली कॉजेक में अगर क्वेश्चन होता है तो आंसर भी कॉजेक में दिया रहता है। सबको समझ आ गया? हाँ बेटा बोलो। अगर कॉस होता तो कॉस n-1 d होता। नहीं, मैंने बोला था, भार्गवी ने बोला भी था कि कॉस, तो मैंने बोला था नहीं। क्या बोला था मैंने? फिर स्टेटमेंट सुना करो ध्यान से। हम तब भी किससे करेंगे? इसी से ही करेंगे हमेशा। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से ही करना है। अगर नीचे दोनों साइन हो, साफ लिखा है बेटा यहाँ पे, या दोनों कॉस हो, हम किससे करेंगे? और का मतलब होता है दोनों में से कुछ भी हो, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से करेंगे। ठीक है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है। डी जनरली देंगे नहीं, क्वेश्चन में एंगल्स रहेंगे तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। पार्ट वापस क्या क्या बोला? सर सेपरेट वाला पार्ट क्या ना? सेपरेट वाला पार्ट देखो टफ नहीं है, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, AC माइनस BD अपॉन में AB हो। देखो टफ है, थोड़ा सा टफ है। सेपरेट करना आता है बेटा? AC माइनस BD अपॉन में AB को आता है? देखो ऐसे करते हैं, AC अपॉन में AB माइनस BD अपॉन में AB। ये भी नहीं आता क्या बेटा? आता है ये ऐसे लिखना। एलसीएम लेना सीखा होगा बचपन में, तो सेपरेट करना भी। तो देखो एक जादू हुआ, ए कैंसल, बी कैंसल, C अपॉन B और D अपॉन A बच गया। देखो यहाँ पे भी वही जादू हुआ है। पहला ये A है मेरा, दूसरा ये मेरा C है, ये मेरा A, ये मेरा D है और ये मेरा B है, ये मेरा B।
अब समझ में आया बेटा कि अभी भी नहीं आया सेपरेट करना? बचपन में सेकंड थर्ड क्लास में तुमने एलसीएम सीखा था, अब मैं एलसीएम का उल्टा कर रहा हूं। कैसे बना होगा वो? सेपरेट करना आया अब? याद रखोगे? या कभी ऐसा दे दे तो इसमें ये अलग अलग कर लो, ए कैंसल 1/b, अलग अलग करो। अलग अलग करना आना चाहिए बेटा। इंग्लिश में भले सेपरेट करके तुम्हें अच्छा वर्ड लग रहा है, टफ वर्ड लग रहा है, बेटा अलग कर रहा हूं मैं, स्प्लिट कर रहा हूं दोनों टर्म के साथ डिनोमिनेटर को। या ऐसा हो तो भी, तो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, दो बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉस बच जाएगा, ए कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन बच गया। तो बेटा कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये ए है मेरा, सॉरी ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो तुम देख सकते हो ए कैंसिल हो जाएगा तो सी बाई बी बच गया। वो सी बाई बी मेरे ख्याल से कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी सीरीज देते थे तो तुम कर सकते थे ना, जैसे ऐसी। क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा, मेंस में आता है, एडवांस में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते थे खुद? आखिरी Yes, में sir. देता हूं, मैं दे भी देता हूं। आखिरी में जा रहा है साइन 86 डिग्री साइन 80, चलो 88 और 90 पे स्टॉप कर देता हूं। साइन में है ना, कॉस में कॉस 90 नहीं हो सकता, नीचे याद रखना। कॉस साइन 88 और साइन 90 डिग्री। क्या ये खुद करोगे? मैं नहीं बताऊं तो चलेगा? वैसे तो तुम इसी से कंपेयर करके डायरेक्ट भी बोल सकते हो, बस एक 1 अपॉन में साइन डी भी आएगा। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में साइन 2 डिग्री आने वाला है, मतलब वो कॉसेक 2 डिग्री अलग चलेगा क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 डिग्री का है और नीचे दोनों साइन का है। कर लोगे? डू बाय योरसेल्फ, यस सर। बाय ओन। चैलेंजिंग में कर लेंगे। हाँ, पर इतना कोई चैलेंजिंग है नहीं, देखो ये कोई इतना इजी थोड़ा ना दूंगा चैलेंजिंग में, पर फिर भी कर लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े या सुनो? कोई एक नई वैरायटी देखते हैं आप। ठीक है, ऐसा बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हो तुम। मैं इस बार सीक्वेंस सीरीज तुम्हें अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने ना एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज की बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, फिर बार बार वही चीज रोज में पढ़ाऊं और फिर क्वेश्चन कराऊं ना तो बोरिंग लगता है। तो क्यों ना उसको हमने एक बार रिकैप करके थोड़ी बहुत नई प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। ठीक है, और अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, एएमजीएम एचएम मैंने उसकी बेसिक थ्योरी नहीं बताई थी, मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दी है। ठीक है, जिसके पास नहीं भी आई तो मैं फिर बोल रहा हूँ पूछ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराते समय फिर से वो चीज रिकैप करूंगा, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड ऑल। बट तब तक तुम प्रीवियस वाला वो लेक्चर देख सकते हो एंड नोट्स देख सकते हो, और कैसे क्वेश्चन आईआईटी में आए हैं वो भी तुम देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n terms of 2 APs हो जाएगा ना, 2 है तो, are in the ratio 2n plus 3 upon 6n plus 5। तुम्हें ये दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ nth term, find the ratio of nth term। अगर तुम्हें सम का रेशियो गिवन है तो टर्म का रेशियो क्या होगा? 2 अलग अलग एपी का, पर नंबर ऑफ टर्म्स दोनों की n ही है। अगर हम इस क्वेश्चन को फील करें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मुझे पहले ये बताओ, s ऑफ n अपॉन में s डैश n का रेशियो तुम्हें गिवन है 2n plus 3 अपॉन 6n plus 5। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का एस एन अपॉन में एस डैश एन। क्यों लिख सकता हूं मैं? क्योंकि 2 अलग अलग एपी है, तो एक का सम मैंने एस बोल दिया, दूसरे का एस डैश बोल दिया। एन टर्म्स का बोला है तो एन सफिक्स में लिख लिया। तो अगर अब मैं फर्स्ट वाले एपी को ऐसा लिख दूं, फॉर्मूला क्या होता है सम का एपी में? n/2 into 2a। अब देखो अलग अलग एपी है तो मैं एक का a1 ले लेता हूं और दूसरे का a2 ले लूंगा, पर नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी ही बोली है, ये लिख लिया। नीचे बताओ, n/2 2a2 प्लस n माइनस टर्म 1 टाइम्स ऑफ d2। बोलो क्या ऐसा लिख सकता हूं? ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग एपी मैंने मान लिया, एक का a1 d1 दूसरे का a2 d2, इतना तो तुम सोच ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद
अब हम आते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा मुझे बताओ हमें क्या निकालना है सर हाँ बेटा बोलो। वो एन डैश नहीं होगा? बेटा अच्छा सॉरी ये सॉरी तो सॉरी सम का सिंबल है, नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं है, मैंने 2-3 बार बोल दिया ये स्टेटमेंट। टू फाइंड तुम्हें क्या निकालना है, टर्म का रेशियो, nth टर्म का रेशियो tn अपॉन में t डैश n तुम्हें निकालना है। होता क्या है ये फॉर्मूला, अगर मैं देखूं मुझे क्या लाना है, तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 अपॉन में a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ओके तो जरा मुझे बताओ, मैं एक तुम्हें चीज बोल रहा हूं, मुझे बताना क्या वो कारदार साबित हो सकती है तीनों में, ये एक्सप्रेशन में। ये LHS इक्वल टू RHS है, तो अगर इस LHS इक्वल टू RHS में अगर मैं n को 2n माइनस वन से रिप्लेस करता हूं ऑन बोथ ऑफ द साइड, कर सकता हूं क्योंकि दोनों चीज बराबर है, जो LHS में चेंज होगा वही RHS में करूंगा, ऑन बोथ साइड कर तो सकता हूं मैं, पर उससे बेनिफिट क्या मिला सर, क्या बेनिफिट मिला कोई बताएगा। अगर मैं दोनों तरफ 2n माइनस वन से रिप्लेस करता हूं तो LHS तो अपना सिंपल सा बन जाएगा 2n माइनस वन, n को रिप्लेस करना है। हाँ बस ये थोड़ा सा लॉजिक था जिससे कि क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, बहुत आसान नहीं, आंसर ही आ गया डायरेक्ट। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ए को डी के टर्म्स में निकालते फिर रखते, ऐसा जनरली किताबों में दिया रहता है, हमें बिल्कुल नहीं करना, तभी तो मैंने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया। ये हो गया। अब क्या बेनिफिट मिला इससे बताओ, देखो इधर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n माइनस टू हो जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, a2 प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d2, और इक्वल टू में क्या होगा, कितना बन गया ये 4n माइनस टू प्लस थ्री 1, 12n माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, और ये ही मेरा क्या था tn अपॉन में t डैश n। तो बस एक ही लॉजिक था, बताओ क्या लॉजिक था, बाकी सब तो तुम भी लिख लेते हैं। n को रिप्लेस करो 2n माइनस वन से, तो ये पॉइंट भूलना मत कि जब कभी भी सम के रेशियो से टर्म का रेशियो निकालना है तो n को रिप्लेस करो किससे, 2n माइनस वन से, अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, सबसे लीस्ट कैलकुलेशन करते हुए। तो स्टेप लिखिए बस, और तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, ये स्टेप और दूसरे स्टेप में आंसर, और 4 मार्क तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें मिल जाएंगे। एनी डाउट, ठीक है सबको समझ में आ गया, ये भी हाँ क्या बोला, आवाज नहीं आई। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, फिर तीसरी बार बोलो। अब तो आवाज ही नहीं आ रही। क्या रिप्लेस वाला, क्या रिप्लेस कैसे किया, रिप्लेस के बाद सेकंड स्टेप नहीं समझ में आई, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में +3 कैसे हो गया सर? डिनोमिनेटर में ओ अच्छा ये है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, अच्छा वह ध्यान है तुम्हारा, यहाँ 5 आएगा तो -6 + 5 बन जाएगा मेरा -1, 12n - 1 हो जाएगा। हो गया, बोलो एनी डाउट, अब ठीक है ना, ये आ जाएगा -6 + 5 ये हो जाएगा, ये +5 था, ये +5, जहां जहां भी n था, 4 जगह पे n था, सभी जगह पे 2n - 1 की वैल्यू को रख दिया गया, सिंप्लीफाई करा तो बहुत इजीली क्वेश्चन क्रैक हो गया। आगे बढ़ सकते हैं सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, a1 + tn and a2 + tn। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे Simplify। A1 A2 कैसे, तो बेटा वही तो सिंप्लीफाई करने से तो बच रहे थे अपन कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना नहीं पड़े और डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि वो A1 A2 अटकेंगे फिर तुम्हारे बेटा, फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, समझ आया। वो हाँ
इसलिए मैंने ये सबसे इजीएस्ट वे बताया। अगर मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी भी ऐसा नहीं आता है, वरना तो बच्चे क्या करते हैं, n को 1 रख देते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच और चेक कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो वो ऐसा पूछेंगे t18 अपॉन में t-18 रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म अगर पूछते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही करना है, आखिरी में n की जगह क्या रख दोगे 18 और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हो गया। तो तुम तो n के लिए निकालना, फिर तुमसे कोई भी टर्म का रेशियो पूछे, कोई सी भी टर्म का रेशियो, 4th टर्म का रेशियो n को 4, 100 टर्म का रेशियो n को 100, बस तुम्हें इतना याद रखना है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? सर हाँ बोलो। सर किसी भी रेशो में n को 2n माइनस 1 कर सकते हैं ना? हाँ मतलब अगर ये n सेम हो तो, अगर n भी अगर अलग अलग दिए तो फिर हमें 2 रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जैसे एक का n टर्म्स का, एक का मान लो m टर्म्स का है, तो एक n को बदलेंगे 2n माइनस 1 और m को बदलेंगे 2m माइनस 1, वैसा बदलेंगे। तो वहां पे n और m दो अलग अलग का भी रेशियो निकाल सकते हो तुम। मतलब अल्टीमेटली 2n माइनस 1 से रिप्लेसमेंट तुम्हें कॉन्सेप्ट रखना है याद। उससे क्या होगा, ये 2 जो अटक रहा था, तुम देखो यहाँ पे कोई 2 था नहीं, तो ये 2 हट गया। कैसे? इस 2 को ऐसे नहीं हटा सकता, पर करके अगर इसमें से भी निकाल लूं तो अगर n और m होता तो 2n माइनस 1 और 2m माइनस 1 से करता, मैं अलग अलग 2 रिप्लेसमेंट करता। अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस यस और नो? यस सर। ठीक है। इसी के बाद मैं एक चीज और तुमसे पूछता हूं। मान लो तुम्हें मैंने टर्म का रेशियो दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उल्टा दे दिया, तुम्हें टर्म का रेशियो दे दिया है और तुम्हें क्या निकालना है, ठीक है। टर्म के रेशियो से सम के रेशियो कैसे पूछते हैं, अगर ये कभी पूछ ले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो कैसे करोगे? तो बिल्कुल सेम वैसा ही, tn को पहले लिखो, n तो सेम ही है पर दोनों अलग अलग AP है, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस मैंने स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखा, वही पिछले जैसा ही है, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू n माइनस 5। अब बताओ मैं ऐसा क्या चेंज करूं जिससे मुझे ये रेशियो मिले। अब ये रेशियो क्या होता है बोलो? n by 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में m by 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये निकालना है। बताओ कैसे बनेगा? कोई किसी के पास कोई लॉजिक? ये कैसे बना है, ये टर्म ऐसे कैसे अरे ये n है, ये भी n ही है ना, अभी तो सेम ही रख रहा हूं मैं, तो अलग अलग तो रख नहीं रहा हूं, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। चलो ये बगल में अब कैसे लाओगे? अब तो मुझे 2 लाना है 2 कैसे ला सकते हो? n में ऐसा क्या चेंज करूं मैं? वैसे तो पिछले वाले से हिंट मिल सकती है तुम्हें, जस्ट ऑपोजिट करना है। वहां इनको 2n माइनस 1 से करा था, तो यहाँ क्या करूं? थोड़ा कोशिश माइनस 2n प्लस 1 नहीं बेटा, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 क्या बोल रहे हो? यहाँ पे 2 कैसे आएगा 2n माइनस 1 से? हाँ बोलो। तो n by 2 से तो बेटा n माइनस 2 आ जाएगा, d का कोफिशिएंट। बहुत इजी है। नहीं यार क्या बोल रहे हो तुम? a1 में 2 कैसे लाओगे? देखो तो क्या 2n माइनस 1। बिल्कुल भी नहीं, 2n माइनस 1 तो पहले लाए थे बेटा, अब 2 लाना है यहाँ पे। समझ नहीं रहे हो तुम बात को? तुम जो बोल रहे हो उसमें a1 में तो 2 आया नहीं। एक बच्चे ने फिर भी सोचा कि अपॉन में 2 करके हम ला सकते हैं, बट उससे ये -1 बदल गया। कुछ नहीं था बेटा, सोचते ही नहीं हो तुम। पिछले में क्या करा था? n by 2 plus 1। हाँ मतलब कुछ हद तक वैसे ही करने वाले अपन, जो तुमने बोला। n को हमने 2n माइनस 1 से करा था, तो अब उल्टा सोचो, ये वाले n को निकालो इसकी मदद से, तो ये बनेगा बेसिकली n प्लस 1 by 2।
तुम देखोगे 1 को उधर ले जाओ बाई 2। बेसिकली हमें n को रिप्लेस करना है बाय व्हाट, n प्लस 1। पता सा सोच रहा था, उल्टा बोल रहा हूं, हिंट भी दे दी मैंने तुम्हें। a1 प्लस n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d1 अपॉन में a2 n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d2। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 2a1, अब ये इधर एलसीएम लो, n प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, n माइनस 1 ही होगा अपॉन में d1। अब तुम बोलोगे सर वो एक होल अपॉन में 2 है ना, अरे यार अब इतनी कैलकुलेशन तो खुद करो, पूरा सॉल्व करो, इसको पता चल जाएगा 8 आ रही है, खुद तुम भी करो कुछ, ये टर्म आ जाएगी और ये इससे मैच कर गई। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टर्म, n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2 माइनस 5, 3 टाइम्स है वो। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लो, n प्लस 6 मतलब n प्लस 7 अपॉन में 3n प्लस 3 माइनस 10, तो 3 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 7। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ये हमारा एक और उसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन था। एनी डाउट, एपी में दे दिया था, ठीक है, ये हो गया। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। तो बेसिक लॉजिक क्या था बताओ, जब कभी भी सम के रेशियो से टर्म का रेशियो लाना है, लिखोगे डिवाइडेड बाई 2। n प्लस 1 होल अपॉन में 2, बिल्कुल सही, परफेक्ट। क्या आगे बढ़ सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिए हुए, मिसलेनियस में है शायद। और ये जो अभी अपन एक देखा, ये मेंस ओरिएंटेड था क्वेश्चन, ठीक है, ये देखा। फिर एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन देखा अपन ने, फिर सम से टर्म और सीरीज कैसे निकालते हैं, टी ऑफ पी 1/q, बेसिक क्वेश्चन हमने सब देख लिए। अलग अलग वेराइटीज के देखे क्वेश्चन, सब अलग टाइप के सब। क्या आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते वो कर पाते हो कि नहीं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a1 comma a2 up to an is in AP, तुम्हें AP में गिवन है, such that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equal to 225, 225। एक एपी की सीरीज है जिसके पास कुछ कुछ टर्म्स ही तुम्हें एपी के दिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 to 24। अब इसका मतलब क्या, अगर हम देखें तो a1 plus a2 plus a3 to a4, मतलब तुम्हें S24 की वैल्यू पूछी है, क्या होगी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को भी डिकोड कर दिया है, एपी दिया है और कुछ कुछ टर्म्स तुम्हें दी हुई है, और फिर तुमसे पूछता है। करोगे एक बार ट्राई कि मैं बताऊं, करो एक बार ट्राई।
कुछ क्लिक हो रहा है किसी को? अच्छा मुझे बताओ, एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, जवाब देना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये किसमें है? ये पूरी सीक्वेंस किसमें है? एपी में सर। एपी में। अब तुम्हें पता है एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है 10th क्लास की, तुम्हें नहीं पता तो अब याद रखना, लिख लेना। इक्विडिस्टेंस वाली टर्म्स का सम हमेशा फिक्स होता है। एग्रीड और नॉट? 2 + 14 कितना हो गया? 16 हो गया। 4 + 12 16 हो गया। 10 + 6 16 हो गया। इधर से भी 8 है और इधर से भी 8 है, तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 हो गया। तो सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इन एन एपी इज ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दिख रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जरा मुझे बताओ, अब देखो लॉजिक। अब लॉजिक कैसे? मान लो ये मेरी फर्स्ट टर्म है A1, ये मेरी A2 है, ये मेरी A3 है, ये मेरी A4 है, ये मेरी A5 है, ये मेरी A6 है और ये मेरी A7 है। तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, A1 + A7 इज इक्वल टू A2 + A6 एंड सो ऑन, इक्विडिस्टेंस वाली? यस और नो? तो कैसे पता चलेगा कि ये वाली टर्म्स हमारी इक्विडिस्टेंस वाली है? तो इनका सम देखो फिक्स रहेगा, सफिक्स का। जैसे यहाँ पे 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो ये सम कितना आ रहा है नीचे का? 8। इधर भी कितने का आएगा? 8। ये 3 और 5 मिलके भी क्या आएगा? 8। तो फिक्स रहता है। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हैं दैट A1 + A24 is equal to A5 + A20 A5 + A10 is equal to 20. A10 + A15? Can we say like this कि सबकी टर्म्स इक्वल होगी? ये एक AP है, सभी टर्म्स इक्विडिस्टेंस वाली। तुम देख सकते हो 1 और Yes, 24 sir. का मिलके 25 बनता है, 5 और 20 का मिलके भी 25 बनता है, 10 और 15 का मिलके भी 25 बनता है। जिसको ये भी समझ में नहीं आया तो उस बच्चे को बेटा पूरी 24 टर्म लिखनी पड़ेगी और फिर इक्विडिस्टेंस गिन गिन के देख लो, तुम्हें तब भी यही मिलेगा। अपन ने उसमें भी एक पैटर्न ढूंढ लिया, ठीक है? तो ये तीनों बराबर होने वाले, ये सब बराबर होते हैं। तो जरा मुझे बताओ, अगर ये बराबर होते हैं तो क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 times of A1 + A24? यस सर। यस सर। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो जरा मुझे बताओ A1 + A24 की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें दिया हुआ है किसके बराबर है? 225। 225। तो A1 + A24 किसके बराबर होगा बोलो? 225/3 75। A1 + A24 आ गया। क्या ये दो टर्म्स काफी है इस पूरी सीरीज की वैल्यू निकालने के लिए? क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो अभी तक यूज नहीं करा एपी का। कौन सा? SN का फॉर्मूला, n/2 A + L। तो S24 कितना हो जाएगा? S24 24/2 A1 + A24। तो 12 × 75 मतलब 900। एक सेकंड मैं ऊपर कर देता हूं, ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट यू कैन आस्क। हो गया। इक्विडिस्टेंस वाले टर्म्स का सम इन एन एपी इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ये सभी लिख लेना स्टार मार्क करके। मैंने बोला था ना कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो तुम्हें शायद पता हो या शायद तुम्हें लगता है ये आसान है, ये तो हम सोच सकते थे, बट थिंक नहीं कर पाते पेपर के वक्त। देयर कैन बी सम अदर वे ऑल्सो, बट मेरे ख्याल से दिस इज द इजीएस्ट मेथड। 2 लाइन में आंसर है, बस ये प्रॉपर्टी को यूज कर लो तो मेंस में आ सकता है। ठीक है, एनी डाउट? यस और नो जवाब दो। नो सर। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखना सभी, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है कुछ साल पहले और हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। इफ इंटीजर टाइप वगैरह में मिलेगा तुम्हें, इफ a1, a2, a3 up to a100 are in AP, ये सबके सभी टर्म्स हमारी AP में है, ठीक है। फिर से वही जैसा AP, अभी अपन AP देख रहे हैं, एंड a1 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्लास में अपन जीपी के भी क्वेश्चंस करेंगे फिर, या आज ही देखते हैं, ठीक है। विथ a1 इक्वल्स टू 3 फॉर एनी इंटीजर n, okay, where n going from 1 to 20, ये हो गया। let m is equal to 5n, m 5n के बराबर है। if sm अपॉन में sn, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक सिंगेज में भी गिवन है, ठीक है। if sm अपॉन में sn does not depend on m comma n, then a2 is equal to, a2 की वैल्यू पूछी गई है इस आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में, कुछ साल पहले का ही है। इफ a1, a2, a3 अप टू a100 हमारे AP में है, फर्स्ट टर्म हमारी 3 के बराबर है, किसी भी इंटीजर n के लिए जो कि 1 to 20 में जा रहा है, उसके लिए लेट m इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। याद रखना 20 तक ही क्यों गया, क्योंकि तुम देख सकते हो 5 इंटू वो 20 करके a100 हमारी आखिरी टर्म होगी, ठीक है। इफ sm अपॉन में sn डज नॉट डिपेंड्स ऑन m कॉमा n, तो a2 क्या होना चाहिए, मेन जो पॉइंट थे, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो हम देखते रहेंगे, वो ये है इस एक्सप्रेशन को हम कैसे डिकोड करें। जो कर गया वो क्वेश्चन करेक्ट कर गया। मैं तुम्हारी हेल्प भी कर देता हूं ये लिखने में। sm अपॉन sn की वैल्यू बताओ, m टर्म्स का सम, sm अपॉन में sn, बोलो m/2 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू t, एक ही AP है दोनों, अलग अलग तो AP है ही नहीं। n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये बोला है that this does not depend on m, n। तो अगर इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है तो हमें इन दोनों के इंडिपेंडेंट करना है, मतलब इस टर्म में से, इस टर्म में m और n नहीं होने चाहिए। क्या यही मतलब है इसका? इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब वो टर्म्स तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। तो एक तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, m किसके बराबर दिया हुआ है? 5n। अगर मैं m को 5n रख देता हूं, 5n रख देता हूं, 5n रख देता हूं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत ना हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर sm अपॉन में sn, 5n रखूंगा तो ये n कैंसिल हो गया, ये 2 तो कैंसिल हो ही रहा था, तो बचा मेरे पास क्या? सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। 2a1 प्लस 5n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। अब कैसे इसको n के इंडिपेंडेंट बनाएं, ये है क्वेश्चन में, कि ये कब एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा। तुम किसको वेरी कर सकते हो? देखो m और n को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम a1 वगैरह, a1 में भी खैर क्या चेंज करोगे, a1 तो है, हम d में क्या चेंज करें बेसिकली, क्योंकि अगर d में चेंज मिल गया, तुम देखो a1 भी फिक्स दिया हुआ है, a1 की भी वैल्यू रख देते। a1 किसके बराबर दिया हुआ है? 3, a1 3 दिया ना क्वेश्चन में, तो a1 को भी 3 रख दो। चलो और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 into 6 प्लस 5n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, नीचे
6 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। अब इसमें एक ही वेरिएबल पॉइंट है, वो है डी। मैं डी की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन n के गायब हो जाए n से, ये तुम्हें सोचना है। और अगर वो डी मिल गया तो मुझे बताओ क्या a2 निकाल सकते हो अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो? बिल्कुल, ये तो होगा हमारा a1 प्लस डी, और a1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ap दिया हुआ है ना, तो ये 1 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस डी। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है? डी निकालना है, और वो ऐसे डी निकालना है जिससे कि ये एक्सप्रेशन में से n गायब हो जाए। तो मैं ऐसा क्या डी रखूं जिससे n की टर्म्स तुम्हें दिखे ही नहीं? दिस इज द थिंग विच यू हैव टू थिंक। कैसे थिंक करोगे? सोचो। लगाओ दिमाग। कैसे करोगे? दिस इज द मेन पॉइंट। कैसे होगा क्वेश्चन? कोई कुछ सोच पा रहा है कि नहीं? अरे ये क्या क्वेश्चन है? सुनो, आप ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आता है और ये मेंटल एबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से, जैसे वो एनटीएससी में आते हैं ना क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन। अब देखो आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं डी क्या रखूं? तो पहला पॉइंट है डी को मैं 0 रख दूं, यस और नो? अगर डी 0 होगा Yes, sir. 0 ही कर दो। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी सीरीज मेरी 3 3 3 3 3 3 हो जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, कोई सी भी टर्म पूछो 3 रहेगी, सम भी पूछोगे तो सम भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो, पहला पॉइंट तो ये हो गया, तो d इक्वल टू 0। बट जनरली तुम्हें क्वेश्चन में बोल देंगे क्या? टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। तो अगर टर्म डिस्टिंक्ट करोगे तो क्या कभी भी d 0 हो सकता है फिर एपी में? नहीं। No, तो sir. क्या करेंगे? तो अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, कैसे n को एलिमिनेट कर रहा हूं। तुम्हें बस थोड़ा सा ही काम मैंने दिया था, बाकी तो मैंने कर ही दिया। मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये 6 बन जाएगा 6 माइनस डी प्लस 5 एंड डी। ये भी अगर मैं करके दे देता तो शायद तुम सोच ही लेते फिर तो। क्या इतना समझ में आता है? बेटा ब्रैकेट्स को ओपन Yes, करा sir. है बस, और मैंने इकट्ठा कर लिया। अब कोई बता सकता है कि डी को क्या करूं मैं, क्या रखूं जिससे एन की टर्म तुम्हें दिखे ही नहीं, कैंसल आउट हो जाए? मैं ये भी बोल सकता हूं। अब तो क्या, अब तो हो गया यार। 1 बाय n। नहीं, n की टर्म्स में लिख दूंगा तो n से इंडिपेंडेंट कैसे होगा? अगर मैं d को 6 रखता हूं तो बेटा क्या आएगी वैल्यू? बताओ, 6 रखने से क्या बेनिफिट हुआ? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो पता है क्या बचा? 5nd अपॉन में nd। डी की वैल्यू भी रख सकते हो, तो कैंसल आउट होके 25 आ गया। क्या ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है m और n के? Yes, sir. पर हम d को 0 या 6 रखते हैं, बट 0 वाला एलिमिनेट कर देंगे, वो बोल देंगे कि टर्म्स डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो d मेरा क्या हो सकता है फिर? d मेरा 6 हो सकता है, क्योंकि 6 रखने से मेरा ऊपर और नीचे से n कैंसल आउट हो गया। जैसे कि हमने m को देखा था पहले, m कैसे हटा था कैंसल आउट करके बाहर का। तो d अगर 6 हो गया तो आंसर क्या होगा? a2 किसके बराबर आएगा? a2 a1 प्लस d, तो 3 प्लस 6 आंसर हो गया व्हाट? 9.
कंप्लीटेड, ओवर, हो गया। एनी डाउट? भूलना मत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा बोला हमने बिल्कुल वैसे ही रखा। A13 दिया था, रख दिया। m इक्वल टू 5n दिया था, वो भी रख दिया। अल्टीमेटली तुम यहां पहुंच जाओगे। अगर मैं चैलेंजिंग में देता तो भी तुम यहां तक तो जो दिया है उसको यूज करना ही था बस, तो भी यहां तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा मैंने क्या करा, ब्रैकेट्स को ओपन करा, 6 माइनस डी को साथ में लिया, 5n d को अलग कर दिया। अब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ m और n करना था, मतलब अब तो n ही बचा हुआ है, तो मैं n को ऐसे नहीं हटा सकता। कोई भी d की वैल्यू तुम रखते हो, कोई भी कॉमन डिफरेंस रखते हो, तो n ऊपर नीचे तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। बस अगर तुमने d को 0 रखा तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, आंसर ही आ गया 5। सब 5 हो जाएगी टर्म, फिर नहीं सम हो जाएगा 5, ये sm अपॉन sn 5 हो जाएगा बेसिकली, ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, और टर्म सब 3 हो जाएगी हमारी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 0। या अगर टर्म्स डिस्टिंक्ट है तो तुम ध्यान से देखो, d को जैसे 6 रखूंगा, ये टर्म 0 होते हुए बस यही टर्म बचेगी, और ऊपर नीचे से nd कैंसिल कर दिया, जो हमने यहाँ किया। सो दिस वाज द क्वेश्चन, और आंसर आ गया 9। एनी डाउट? भूलोगे तो नहीं ये क्वेश्चन। थोड़ा सा कैसे हमने किया, सिंप्लीफाई किया, क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं तुम्हें ग्रुप में आज, मुझे याद दिला देना, 2 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा, और दोनों आईआईटी के ही क्वेश्चंस है बेसिकली। एक तो पक्का आईआईटी का क्वेश्चन है, ट्राई करना। बहुत टफ नहीं है, पर फिर भी अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी। देखते कौन कितना सोच पाता है। अभी तो मैं खैर जो तुम्हें पढ़ा रहा था, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, देखते हैं वो कर पाते हो कि नहीं। तुम्हें निकालना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, find the sum of integers from 1 to 100, from 1 to 100, which are neither divisible by 2, which are neither divisible by 2, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, nor by 3। हमें वो सभी इंटीजर्स का सम करना है फ्रॉम 1 to 100 जो न ही 2 से डिविजिबल होगा न ही 3 से। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज बताओ, 1 और बोलो 5 के 7 1 5 7 11 13 15 17 19, बस आगे नहीं बोलूंगा मैं। कैसे होगा? हाँ 15 हटा देना, 15 हटा दो। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सर सारे। 2 और 3 का निकाल लें और फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 और 3 का निकाल सर और 6 के subtract कर। मल्टीपल का सम निकाल के 100 के सम में माइनस कर देंगे। नहीं बेटा, उन सब में तुम गड़बड़ कर रहे हो। तुमने जो बोला उसमें कुछ ऐसे भी तो नंबर्स होंगे जो 2 से जा रहे बट 3 से नहीं जा रहे, जैसे कि 4, और वो तुमने सब्ट्रैक्ट नहीं करा क्योंकि तुमने तो 6 एलसीएम वाला सब्ट्रैक्ट करा। हाँ तो सर हम 2 और 3 जिसने दोनों के लेंगे ना। हाँ बेटा, जो तुमने बोला मैं तुम्हारे पे भी आ रहा हूँ, पेशेंस रखो। तुमने बोला 2 से जाने वाले और 3 से जाने वाले कर ले, पर उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। उसमें ऐसे भी कुछ टर्म्स है कॉमन भी होंगे, जो कॉमन भी होंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे हम? सारे प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 3 है सर ऐसा ही होगा आंसर। मुझे बताओ 17 इंटू 2 होता है 34। क्या 34 हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा, मतलब आएगा। 34 भी ऐसा नंबर है जो दोनों से नहीं जाता, पर क्या 34 प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा भी लॉजिक नो सर। चलो अब मैं बताता हूँ, कोई और कुछ बोल रहा है? सर 2 6 और 3 के सारे मल्टीपल्स हटा दे। नहीं, मतलब बेटा 6 के करोगे तो रिपीट होंगे। रुको ना, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने एक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? यस सर।
किस लिए पढ़ा था वो? यस सर, आज किस के लिए लिए। पढ़ा? आज के लिए। आज के लिए। तो बेटा याद रखो ये चीजें। क्या तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऐसा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b? क्या तुमने हाँ। कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? एक मिनट, या इसको ऐसा, क्या ये पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ से, और ये u माइनस करके लिख सकते हैं ऊपर यस complement। सर। तो बेटा Yes, कितना sir. इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये सेट्स का क्वेश्चन है। मैं चाहता तो ये तुम्हें सेट्स में भी करवा सकता था, बट तब मैंने नहीं करवाया। मैंने सोचा कि मैं एक बार एपी के वक्त ही बता दूंगा। 10th लेवल का क्वेश्चन है, बस इसको ये पता हो ये चीज है। अब इससे ना सब हो जाएगा। तुमसे पूछा है नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3, तो मैं ए का मीनिंग लेता हूं डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। मैं बी का मतलब लेता हूं डिविजिबल बाय 6। तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रिपीट होंगे नहीं होंगे। क्या मैं बोल सकता हूं कि तुमसे ये वैल्यू पूछी है, ए यूनियन बी का Yes, कॉम्प्लीमेंट? मैंने तुम्हें उस समय कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नीदर ए नॉर बी। जब भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो अगर उसके ऊपर मैं एक कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा दूं तो वो ईदर और किस में बदल जाता है? नीदर में बदल जाता है बेसिकली। या ऐसा भी देख सकते, ए बार का मतलब क्या हो गया? जो 2 से डिवाइड, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिखा, ये 2 करो और ये 3 करो, ठीक तो है, वो होगा ना 2 और 3। तो ए डैश का मतलब क्या होगा? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बी डैश मतलब जो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, और उसका इंटरसेक्शन। दोनों ट्रू होने चाहिए, 2 से भी नहीं जाए 3 से भी नहीं जाए। ये तुमसे पूछ रहे नीदर 2 नॉर 3, जिसको अपन ऐसे भी बोल सकते ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे भी तुम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो, मैंने बस मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा। मतलब तुम्हें अल्टीमेटली निकालना क्या है? बोलो, n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। अब n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले n ऑफ यूनियन बताओ। यूनियन मतलब सभी नंबर्स का सम, मतलब 1 से लेके 100 तक का सम। पता है क्या होता है? 100 इंटू 101/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बेटा? कुछ दिन पहले ही बताया था। यस सर। n इंटू n प्लस 1/2। तो ये बच गया 5050। 5050। अब अगर मैंने ए यूनियन बी भी निकाल लिया तो मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। पर मुद्दे की बात यह है कि क्या तुम निकाल सकते हो ए यूनियन बी? तो वो तुम जो बोल रहे थे वही करना है, जो सब बोल रहे थे। अब अलग अलग निकलेगा, और इसमें अपने आप ही जिसकी चिंता हो रही थी ना, मैं कॉमन आ रहा था, 2 बार काउंट हो गया, वो एक बार सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमने तब समझा भी था, बेसिक पॉइंट। तो एन ऑफ ए अब तुम बिंदास बताओ। 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर बताओ 1 to 100 में, उनका सम। 2 + 4 + 6 अप टू 100, बोलो यही होगा? यस। ठीक है, कैसे नंबर निकालोगे ऑफ इसका टर्म्स सम? 50 है और लास्ट 100 है। बिल्कुल सही, n/2 a + l लगा दिया। ठीक है, n ऑफ b बताओ। n ऑफ b 3 6 9, रिपीट हो अपन सिर्फ n ऑफ b देख रहे हैं, 3 से डिविजिबल वाले सब। आखिरी कितना होगा? 99। तो फिर से ये एक एपी है। n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी अब? बेटा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी सीखा है ना तुमने। tn = 99 = 3 + n-1 × 3। ऐसे निकाल लो, एपी है। कितना आ रहा है? n, बोलो। अरे यार कितना इजी है। 34 है 34 हो रहा है। 33। नहीं सर, होता है बेटा। 33 हो रहा है। तुम ऐसे भी देख लो, 3 6 9 सर वो 99 3 तक जा से रहा है। डिवाइड कर दिया ना, तो आगे वाला एडिशन 3 वाला + 99। कितने होंगे? 33। 33। ठीक है, वो जो एडिशन वाला रहता है बेटा, वो तो कब बोलते हैं? जब सब नंबर्स बीच के हमें लेने हो, तब डिफरेंस करके +1 सब नंबर्स काउंट करने होते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 30, 3/2 a + l 3 + 99, 3 + 99 ये हो गया, माइनस a इंटरसेक्शन b। अब वो बताओ जो दोनों से जाते हैं, 3 से भी जाए 2 से भी जाए, जो तुम बोल रहे थे, क्योंकि वो डबल बार काउंट हो गया। 6 12, आखिरी नंबर कौन सा होगा?
सर देखो 16 जादू होंगे। देखो मैं 96 जादू बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो मुझे नहीं पता क्या आखिरी नंबर क्या होगा। अरे सुनो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, वो मान GIF लो, वाला। हाँ वही टेक्निक जो मैंने पहले बताया था। हम मान ही लेते कि 100 है, 100 से ज्यादा तो जाना नहीं, मान लो सब, पर 100 तो जाता ही नहीं। अरे बेटा मानो तो सही, मेरी बात तो मानो। अब तुम निकालो n, हाँ जी, नंबर मैं ऑफ टर्म्स कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ। tn 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, एनी तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, ये हो गया। तो 100 माइनस 6 कितना हो गया 94, 100/6 कर देंगे, आई जाए। अपॉन में 4, 100 माइनस 6 अपॉन में 6 प्लस 1, ये मेरा n आ गया। अब तुम देखोगे n मेरा फ्रैक्शनल आएगा, और वो आना भी था क्योंकि 100 मेरा एग्जैक्टली आखिरी टर्म कभी बन ही नहीं सकती 6 से मल्टीपल वाली। तो कितनी वैल्यू आ रही है जरा बताओ, 94 अपॉन में 6 प्लस 1, अप्रोक्सीमेटली बताओ। ये भी एक तरीका होता है जब आखिरी टर्म तुम्हें नहीं पता चल रही कौन सी है। तो मान लो आखिरी जो दी हुई है वही मान लो, फ्रैक्शनल आएगा, पर फ्रैक्शनल बताओ कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है अभी 16 और लास्ट में 15.6 15 पॉइंट समथिंग के 16 पॉइंट समथिंग 16.6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर ये 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका GIF ले लो, याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका इंटीजर पार्ट उठा लो। जैसे 3.2 है तो 3 हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग है तो 16 हो जाएगा। अब तुम देख भी सकते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म 16 ही आएगी। ये एक मैंने मेथड भी बता दिया, अगर तुम ये नहीं सोच पाओ कि आखिरी टर्म 96 है और फिर 6 to 96 में नंबर ऑफ टर्म्स तुम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो, वैसे तो 6 कॉमन निकालोगे तो तुम्हें 16 टर्म्स दिख भी रही है, पर मान लो ये सब डायरेक्ट नहीं भी हो पाता तो भी तुम AP के थ्रू मान लो 100 है, GIF ले लेंगे, बस इतना याद रखना। अब तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म 16 है तो 16/2 2a, 6 into 2 12 प्लस 16 माइनस 1 into d 6, या अगर तुम 96 ही ले लोगे तो 96 n/2 a प्लस l भी लगा सकते हो, या n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d, जैसे यहाँ हमने वो लगा n/2 a प्लस l, यहाँ पे लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d, और इससे पूरा आंसर आएगा फिर 1633। ये तुम घर मतलब आफ्टर दिस क्लास तुम ये अटेम्प्ट करके आंसर देख लेना यही आ रहा है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछ लूंगा सही है कि गलत। मेरे पास 1633 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मेंस में शायद आए, पर बोर्ड एग्जाम में जनरली आते हैं, और सेट चैप्टर पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। सेट्स में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि AP तो तुमने 11th 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, और सेट्स तुम स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हो, तो ये उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ये समझना था बस ये सेंटेंस का, नहीं 2 से जाए A डैश, क्योंकि A का मतलब है 2 से जाए, नहीं B से जाए, B का मतलब 3 है तो B डैश मतलब नहीं जाए, तो दोनों ट्रू होने चाहिए, ऐसा लिखो। या ये लिखो ईदर और का कॉम्प्लीमेंट होता है नीदर नॉर, नीदर जैसे यहाँ पे बोला है, तो A यूनियन B का मतलब होता है ईदर A और B। अगर तुमसे पूछते हैं डिविजिबल बाय 2 और 3 तो क्या करते हैं, ये निकालते हैं ये। हाँ एक और चीज, ये आंसर नहीं होगा, आंसर तो क्या आएगा फाइनल, ये आंसर नहीं आएगा फाइनल आंसर, मतलब 50। हाँ जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5050 माइनस ये जो वैल्यू आएगी इससे आएगा 1633। मुझे नहीं पता वो क्या आएगी वैल्यू, तुम देख लेना, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर 1633 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर क्वेश्चन होता है डिविजिबल बाय 2 and 3 मतलब 2 से भी जाए 3 से भी जाए, तो अब जो तुम बच्चे बोल रहे थे वैसा डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब क्या होता है A इंटरसेक्शन B, A भी ट्रू हो एंड B से भी हो, 2 से भी जाए 3 से भी जाए मतलब 6 से जाए, तो ये आखिरी जो ये आंसर आएगा ये मेरा 6 वाला हो जाएगा। तो ऐसे तुम सभी आंसर्स निकाल सकते हो। बस हम यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 चैलेंजिंग क्वेश्चंस IIT लेवल के मैं दूंगा, अटेम्प्ट करना, वरना नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और फिर अब हम GP के भी क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, फिर HP के, फिर टर्म कैंसलेशन, फिर कुछ सीरीज बेस्ड, बहुत सारी वेराइटीज है, अभी तो लगेंगे लेक्चर्स, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एनीवन एनीथिंग वांट्स टू आस्क? हाँ बोलो। अटेंडेंस? हाँ मैं ले रहा हूँ, वही ले रहा था मैं। और कुछ किसी को कुछ बोलना है? टाइम भी हो गया है, ठीक है। हाँ एक चीज और,
कोई बच्चे बोलते सर आपने पीएमआई तो पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा पीएमआई ना बहुत एक इजी टॉपिक है जो तुम्हारे एनसीईआरटी से हट गया है अभी, तुम्हें पता है कि नहीं? तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा वो, जो अभी सीबीएसई का रूल आया है, इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं। पर फिर भी सर आपने तो पढ़ाया नहीं सर, और एफटी में आने वाला है, तो मैं बता देता हूँ भाई एफटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने जो मैंने एफटीज के पेपर दिए थे पिछले सालों के, तो तुमने देखे होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये आता है, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दे देंगे ऐसा, रुको क्वेश्चन बना के दे देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि ये दे देता हूं 6m माइनस 6 इज डिविजिबल बाय, और फिर ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे ऐसा। या एक और पूछता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, वैसे तो ये हमें फॉर्मूला पता है, नहीं भी पता होता तो क्या करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में बेटा? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या करते हो बेटा इधर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए? m को क्या मानोगे बताओ? m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तुम्हें दे दिया है, तो हम क्या रख सकते हैं? m को 1, और बोलो m को हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्रायल। तो बेसिकली वो हिट एंड ट्रायल से तुम्हें क्वेश्चंस करने, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो तुम हर बार देखना, जैसे 1 रख रहे तो 0 आ रहा है, 2 रख रहे तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, 3 रख रहे तो कितना हो रहा है? तुम देखना जो भी नंबर आएगा वो बेसिकली 5 से तो पक्का डिविजिबल हो रहा है सभी नंबर, 0 भी 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप की थ्योरी से तुम 4 ऑप्शन से बेस्ट पॉसिबल आंसर तुम टिक कर सकते हो। तो कर लोगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, किससे डिविजिबल होगा, क्या वैल्यू आएगी, जैसे ये होती है वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। मान लो ये ऑप्शन में दिया और इसके साथ और भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, बट ये हमें पता नहीं है फॉर्मूला, तो कैसे चेक करते बेटा? n को रखता मैं 1, तो 1 रख के वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो 4 ऑप्शंस में भी क्या रखोगे n की वैल्यू? बोलो 1। फिर जिससे भी वैल्यू 1 मिल जाए दैट कैन बी द आंसर। मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर मैं रख के देख लूंगा, लेट्स सपोज 2, तो 2 पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए जरा बताओ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5। फिर चारों ऑप्शन में n को क्या रखोगे? 2, और जिससे 5 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से एक से ज्यादा ऑप्शन में आ रहा है तो क्या करोगे बताओ? सेम हिट एंड ट्रायल। फिर किसकी चेकिंग करोगे? n इक्वल टू, बोलो 3 क्या रखोगे? 3 रखेंगे। मतलब ऐसे तुम्हें रखते जानी है वैल्यू हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। फिर भी जो मैंने एफटी के प्रीवियस पेपर्स तुम्हें दिए हुए हैं, बहुत पहले से भेज दिए हैं, फिर भी किसी को क्वेश्चन नहीं बने तो पूछ लेना उसको, हर क्वेश्चन को तुम्हें हिट एंड ट्रायल वैसे ही करना है। ओके, तो ये याद रखना अगर किसी को कोई डाउट। सर ये जेई में भी आ सकता है? जेई में भी नहीं है बेटा, हिट एंड ट्रायल कहाँ पे पूछेंगे? कहीं नहीं पूछते, और वो तुम वैसे ही लगाते ही हो। ये तुम्हें पहले से बचपन से बच्चे को ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस पता होती है हिट एंड ट्रायल वे में। ठीक है, तो कुछ ऐसे खास आते नहीं है क्वेश्चन, इसलिए भी तो वो हटा भी दिया एनसीईआरटी से। ठीक है, पर बता दिया अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, किस्मत वाले हो अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्रैक कर लो। ओके, तो हम यहीं एंड करेंगे आज का लेक्चर। ओके, चलो, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।